इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी भारतीय संविधान भाग 2। जैसा आपने थंबनेल में देखा, लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह पे, कमजोर समूह पे अपना ताकत इस्तेमाल न करे। नीचे दिए गए चित्र कथा में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इसे बताकर समझाया गया है। तो देखिए, संविधान इसलिए ही जरूरी है कि कोई ताकतवर समूह किसी गरीब, किसी कमजोर इंसान, कमजोर समूह पे ताकत का मतलब ताकत ना दिखा पाए कि हम ताकतवर हैं। अब ऐसे लोग होते हैं तो संविधान की वजह से केस कर दो, चले जाएंगे नीचे जेल में। और कक्षा के माध्यम से जो समझाया जा रहा है, तो इसमें लिखा है कि जब खेल का पीरियड होता है, खेल का घंटी, तो उसमें लड़कियां बोलती है कि हम बास्केट खेलेंगे और लड़के बोलते हैं कि क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन लड़का का बहुमत बहुत ज्यादा होता है, लड़की की संख्या बहुत क्लास में ज्यादा है, लड़कियों की कम है। इसके वजह से ना चाहते हुए भी टीचर को फैसला लड़कों के पक्ष में लेना पड़ता था, क्योंकि लड़कों की संख्या ज्यादा थी। ऐसे भी लड़के लड़की दोनों में यूनिटी होती है। लीडर बोलेगा हाँ तो सब बोलेगा तो हाँ, ना तो ना। ऐसे होता है हर क्लास में। तो दोनों के बीच में अनबनी रहती थी, लेकिन फिर भी नया नियम बना। इसके वजह से एक दिन बास्केट, एक दिन क्रिकेट, एक दिन बास्केट, एक दिन क्रिकेट। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, और ऐसे अस्वस्थ हालात जो है लोकतांत्रिक में भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक क्या है, लोगों के मत के अनुसार चलता है, उसके अलावा तो चल नहीं सकता। जहां बहुमत वाला जुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है। जितने भी अल्पसंख्यक है जो बाहर देश से आए हैं, उनकी सहमति नहीं होता था। ऐसे मतलब वो लोग कानून पास करवाते थे और उनका नुकसान होता था। जैसा कि इस चित्र कथा पटक से पता चलता है, जैसा कि इस चित्र में मतलब जो भी ये बच्चा और बच्चियों के बीच में हुआ उसमें पता चलता है। बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। अब देखो, बहुमत क्या है। बहुमत अगर किसी फील्ड में होना तो उससे हर लोग डरे रहते हैं। जैसे में क्लास में स्टूडेंट का बहुमत अच्छा हो तो क्लास वाले भी थरथराए रहते हैं, स्कूल वाले भी थरथराए रहते हैं कि भाई इनकी संख्या ज्यादा है, हम इनसे टकराएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। इसके वजह से बहुत लोग डरे रहते हैं। तो वैसे ही है राजनीतिक फील्ड में भी। आज के राजनीतिक फील्ड में देख लो, पार्टी एक, उनके जितने भी सहयोगी है वो अलग अलग है, और उन लोगों से मिलकर कोई एक पार्टी बनता है। तो ये लोग ऐसे फैसले लेते थे जिसमें अल्पसंख्यकों को बहुत दिक्कत होती थी। अल्पसंख्यक वही होते हैं जो अपने देश छोड़कर यहाँ पाकर रहते हैं, चाहे जिनकी संख्या कम होती है, उनको भी अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे में समझ लो कि एक जगह पर हिंदुओं का जमाना है और वहां पर 10-5 मुसलमान आ गए, चाहे 100-200 मुसलमान आ गए, तो वो अल्पसंख्यक हो गए वहां के लिए। तो ऐसे ही अल्पसंख्यकों का मतलब विस्तार बताया जाता है। अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित न कराया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हो। और कानून में यह भी नियम बनाया गया कि जो चीज बहुसंख्यकों को मिल रहा है, जो इस देशवासी को मिल रहा है, वही उसको भी मिलेगा जो देश के बाहर से आ रहा है। हर तरफ हर किसी को बराबर बराबर, किसी को कम न किसी को ज्यादा। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि इनके प्रतिबंध पे लगाम लगाना ये सबसे ज्यादा संविधान में महत्वपूर्ण था। क्योंकि संविधान उस अनुसार ही बनाया गया है कि कोई किसी को दबा नहीं सकता है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक इंटर कम्युनिटीज वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर
कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक इंट्रा कम्युनिटीज वर्चस्व कहते हैं। अब देखो, बहुत लोग क्या करते हैं, एक समुदाय होकर दूसरे समुदाय को दबा कर रखते हैं, तो उसको बोलेंगे इंटर कम्युनिटीज। अब कुछ लोग होते हैं कि अपने कुटुंब में भी किसी को दबा कर रखते हैं। जैसे मैं देख लो, एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। कोई पार्टी है, उसी पार्टी में कोई विद्रोही हो गया। अब उस विद्रोही को दबा कर रखेगा, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, तुम चुप रहो, नहीं तो तेरे को हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो तुमको उठवा लेंगे, किडनैप वगैरह सब का बात चलता है। तो उसमें बोल देंगे इंट्रा कम्युनिटीज, अंदर में हो रहा है, अंतर सामुदायिक वर्चस्व उसे कहते हैं। संविधान क्यों होना चाहिए? क्वेश्चन, संविधान क्यों होना चाहिए? अच्छा, संविधान इतना देर से सुन रहे हो ना, अपने जीवन का भी संविधान आप बनाओ, मतलब हर फील्ड में अपना संविधान भी बनाओ। जैसे में आप सुबह से लेकर शाम तक आपका क्या नियम होना चाहिए, रात सोने तक उसका संविधान बनाना चाहिए, मतलब एक नियम बनाओ। तो उसी को तो संविधान बोलते हैं, नियम को। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सके। यह बात सुनने में जरा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं, बहुत तीखे ढंग से। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इससे मतलब कुछ गलत तरीके की भावनाएं जो होती है उससे बच जाते हैं, डर के मारे कि हम अगर फंस गए तो भाई जेल जाना पड़ेगा, थाना में रहना पड़ेगा, पुलिस मारेगी, फलान चिलान, ये सब डर बैठ जाता है। इसे समझने के लिए नीचे के चित्रकथा में आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए, मैं बताता हूं, उसके पहले एक कहानी बता देता हूं। अब कोई भी तरीका हो गया, किसी का भी तरीका हो गया, अगर नुकसान किसी एक का होता है तो उससे जुड़े हुए लोगों का भी नुकसान होता है। किसी एक का नुकसान नहीं हो सकता है, हर किसी का होता है। अब किसी को सुसाइड करना है तो संविधान में हक है कि कोई अपने आप को भी नहीं मार सकता। तुम जिंदा रहे तो तुमको तो बहुत दिक्कत है, अगर सुसाइड कर रहे हो, जिंदा रह गए तो सरकार आपको अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करके मुकदमा चलाएगी, तुम मरे का है, मरने को सोचे का है, फिर तुम्हारे से जुड़े सारे लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, जेल होगा, फौजदारी मुकदमा होगा। ऐसे नियम चलते रहते हैं। कोई किसी को मारेगा तो किस पर्पस से मार रहा है, अगर जान से मारना है तो क्यों मारा। किसी को आतंकवादी को तो डायरेक्ट शूट करने का ऑर्डर आता है, शूट एंड थ्रो, तुरंत उसको मारो और गिरा दो। चलिए ये पढ़ के बताता हूं चित्रकथा। शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। तो देखो, शबनम इस दुविधा में है, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। तो कुछ पाने, जिस समय अगले दिन एग्जाम था, किसका? शबनम का। तो उसी समय जब उसको पढ़ना था तो उस समय उसका 2 सीरियल आता था, टीवी सीरियल। कितना? 2 टीवी सीरियल। अगर वो टीवी सीरियल कार्यक्रम देखती तो कल का एग्जाम खराब कर देती। लेकिन उसने बोला अपने घर में कि आप टीवी चलाओगे तो मेरा भी मन टीवी पर चला जाएगा, टेलीविजन कार्यक्रम पे चला जाएगा, इसलिए आप आज टीवी ना चलाओ, कल देख लेना, नहीं तो मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा। ये फैसला लेने की वजह से ही वो कल एग्जाम गई। एग्जाम में अगर जो 2 चैप्टर नहीं पढ़ी थी, रात को जो 2 चैप्टर पढ़ी, उसी में से अधिकतर सवाल आया था। तो इसने बोला, शबनम ने बोला, ओह, मैं अगर रात को नहीं पढ़ी रहती तो आज मेरा ये क्वेश्चन छूट जाता है। इसलिए कुछ ऐसे नियम भी जीवन में बनाना जरूरी है जो अपने हित के लिए है। यहाँ पर लिखा भी है, अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविजन नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल आए हैं, मतलब सारे सवाल उसी से आए थे। इसलिए कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा, बिना कुछ खोए पा तो नहीं सकते। तो ये जानना भी जरूरी है कि हमें कौन सी चीज को पाने के लिए कौन सा चीज छोड़ना है। ये नहीं ना कि
हमें कल एग्जाम देना है तो आज टेलीविजन देखने के अलावा हम पानी पीना छोड़ दें। ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखो। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिससे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिसमें देश आस्था रखता है। तो संविधान की वजह से हम ऐसे गलत सलत फैसले भी नहीं ले सकते हैं जिससे देश के आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचे। उदाहरण के तौर पे हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीतिक यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। मतलब जो अभी हमारी दलगत राजनीति है, जो सत्ता के लिए किसी को किसी ने मार दिया, एकदम मर्डर वगैरह सब चल रहा है सत्ता के लिए, तो वैसे स्थिति में भी संविधान में लिखा हुआ है कि कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा। इसीलिए तो हर किसी को उतना पावर ही नहीं दिया गया है कि छटपटाएगा ज्यादा। इसलिए अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन को उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगी। लेकिन तानाशाही शासन जब चलेगा तो क्या होगा, जितने भी आज तक अच्छे काम किए गए हैं वो सब तहस नहस हो जाएगा। जितने भी हित है हमारे देश के लिए किया गया है सब मिट्टी में मिल जाएगा जब सेना का कब्जा देश पर हो जाता है। तो एक अच्छा संविधान देश की बुनियाद होता है। बुनियाद मतलब क्या, नींव, जड़। एक अच्छा संविधान अगर बन गया तो नीचे का बेसमेंट तैयार हो गया। बुनियादी रचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यहाँ पर दिया गया है एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है, मतलब इन तानाशाहों के शासन काल से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिसके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। मतलब वैसे फैसले भी नहीं लेने देता जिसके जरिए नागरिक का जो अधिकार है उसको हम खत्म कर सके, उस स्वतंत्रता को भी रक्षा करता है। मतलब जितने भी स्वतंत्र भाव हैं हमारे उनकी भी रक्षा करता है। कौन? हमारा संविधान। अब देखो हम खाना खा रहे हैं तो कोई भी पार्टी हमारा खाना छीन नहीं सकता है आगे से। छीनेगा कैसे? उसका थोड़े खा रहे हैं। अभी आप पढ़ रहे हो तो कोई भी रिपब्लिक पार्टी आपका पढ़ना रोक नहीं सकता है। अरे यार, स्कूल बंद हो सकता है, कोचिंग बंद हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो सकता है, बाकी कुछ बंद हो सकता है क्या? उसके अलावा कुछ है बंद होने वाला? बुक है, घर है, इंटरनेट है। चलो इंटरनेट भी बंद हो गया, बुक है, बुक पढ़ डालो, क्योंकि हर चीज बुक में लिखा हुआ है। किसी भी चीज को पढ़ोगे एक बार में समझ नहीं आएगा, 2 बार में समझ में नहीं आएगा, अरे 4-5 बार पढ़ोगे तो समझ में तो आएगा ना। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि संविधान ही लोकतंत्र के नींव मजबूत करता है। यहाँ पे देखिए, आइए अब निम्नलिखित उदाहरणों से जुड़े मूलभूत नियमों से तालिका को भरें, जिसके जरिए इस बात को दोहराएं कि लोकतांत्रिक समाजों में संविधान इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है। उदाहरण और मूलभूत नियम। देखो, पहले का है, नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहां के लोगों ने एक नया संविधान अपनाया। अब इसको मूलभूत नियम के समझो। ये ऐसे आदर्श हैं जिनसे पता चलता है कि हम किसी तरह के शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं और किस तरह की शासन व्यवस्था हमें चाहिए। आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें
और इस बात को समझे कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों को नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। मतलब हमारे भी हिंदुस्तान में जितने भी संविधान हैं, संविधान तो एक ही है, तो उस संविधान को पढ़ेंगे कि हम अपने आदर्शों को किस तरह, अपने नियमों को किस तरह ग्रहण करते हैं, लेते हैं दिमाग में। भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। अब भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण यहाँ से बताए जाएंगे। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। 20वीं सदी बहुत बड़ा, करीबन 50 साल बीत गया था, तो बहुत पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। जो हमारा भारत आजाद होता है तो किस तरह होना चाहिए, इसके बारे में राष्ट्रवादियों ने पहले ही सोच लिया था, इसलिए तो दिक्कत नहीं हुई। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था जबरदस्ती, वे उन्हें खुद नहीं बनाए थे। तो उस सिद्धांत को, उस नियमों को यहाँ के लोग नहीं बनाए थे, इसलिए नहीं मानते थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतंत्र देश होना चाहिए। मतलब औपनिवेशिक राज्य, मतलब ब्रिटिश सरकार ने इतना अत्याचारी शासन यहाँ पर किया था कि पूरे भारत के लोगों को समझ में आ गया था कि अब हमें लोकतंत्र समाज ही चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को सामान्य माना जाएगा, एक जैसा, और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा और सब लोग सरकार में हिस्सेदारी दे सकते हैं। इसके बाद यह तय करना था कि भारत की लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और इसके कामकाज के नियम क्या हो, यह भी जरूरी है। यह काम किसी एक आदमी के वश में तो नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। अब देखो, 300 लोग बैठे थे, योगदान दिए थे संविधान लिखने के लिए। राइटर का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाकी सब लोग सलाह देने वाले इंसान थे। ऐसे सब चीज वही सुनकर पढ़ के लिखते थे। लेकिन बाद में जब उसके एक होता है ना रीचेक, तो रीचेक जो हुआ वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वजह से और उनके अंडर में ही हुआ, उनके मदद से ही उसको रीचेक किया गया। और करीबन 2 साल से ज्यादा लग गया था संविधान को बनाने में, 2-3 साल। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही और 3 साल तक लगातार संविधान की बैठक होती रही। संविधान सभा कहाँ कहाँ आयोजित होता था उसका भी बैठक का लिस्ट बता दिया जाता था। देखो कितना भीड़ लगा हुआ है, हर जगह पर भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पर इस साइड में चित्र का नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन जो चित्र दिख रहा है उसमें देखो किस तरह भीड़ लगा हुआ है। तो इस तरह वहां पे 300 लोगों का जमावड़ा होता था। तब वहां पे संविधान पे चर्चा होता था कि हमें कैसा कौन सा नियम चाहिए, कौन सा संशोधन चाहिए और कैसे हम अपने आप को एक स्वैच्छिक रूप से रख सकते हैं, मतलब लोकतांत्रिक राज्य में रख सकते हैं। संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी कि हम एक रहेंगे। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई, मतलब एक एक बात पर बहुत चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र के मध्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल दाईं से रहे हैं। दाईं से देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल दिख रहे हैं, जो आगे इधर एक औरत है उनके पीछे जो दिख रहे हैं वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बने, पहला गृह मंत्री हिंदुस्तान का थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वही महत्वपूर्ण सदस्य थे संविधान सभा के गठित होने का।
यहां से देखो, संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेवारी थी। अब कौन सी बड़ी जिम्मेवारी थी? एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत अलग अलग जातियां हैं। उनकी ना तो भाषा एक थी, न धर्म एक था, और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, क्योंकि उस समय खाने पीने को ही कुछ नहीं था, तो क्या लड़ाई और संविधान के फेरा में कौन पड़ता है। अपना पेट भरता, बाहर में जाए जनता। वैसा ही नियम था पहले। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था कि पाकिस्तान और भारत का बंटवारा होगा। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में, वे किधर जाएंगे। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी, और जनता का जितना भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति था वो तो बहुत भयानक वाला था। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। और ये लोग एक ऐसे संविधान की कल्पना, मतलब दिमाग से कल्पना किए और उसको एक कागज पे दस्तावेज पर लिख डाला, जिसके वजह से हर राज्य को एक करके एकता के वजह से हमारा देश टिका हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय एकता। हमारे देश में 29 राज्य हैं। 29 राज्य एक संविधान के संशोधन के अनुसार ही वो जुड़े हुए हैं। तो संविधान का प्रचार पूरे विश्व में करता है तो कौन करता है? हमारे सारे राज्यों का एक होना, वही संविधान का प्रचार करता है पूरे विश्व में। संविधान नंबर 1, 2, 3, 4 में ऐसा लिखा गया है कि सभी राज्यों को एक में रहना है। संविधान जब पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे डिटेल्स में। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया था। और जो भी दस्तावेज तैयार किए गए उसमें सामाजिक और आर्थिक सुधार के नजरिए को रखते हुए जनप्रतिनिधि जितने भी लोग थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी उस पर बहुत जोर दिया गया था और उस पर काम ज्यादा चला। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और जनप्रतिनिधि से संबंधित उपयुक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिसने इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे हैं। मतलब संविधान को जब लिखा जा रहा था, मुख्य आयाम दिए जा रहे थे, तो उसमें किस चीज बातों का ध्यान रखा गया था? विविधता क्या क्या चाहिए, एकता हमें साथ रहना है, सामाजिक और आर्थिक सुधार, हमारा सामाजिक और आर्थिक सुधार हो, जनप्रतिनिधित्व से संबंधित उपयुक्त चिंताओं, मतलब उनसे जुड़े हुए चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिससे इस दस्तावेज में लिखा जा चुका है, जो हमारे संविधान में लिखे जा चुके हैं। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। अब ये सोचना है कि उस जमाने में जब ठीक से किसी को खाने पीने का नहीं था, उस समय संविधान कितने अच्छे तरीके से लिखा गया था कि आज भी उसका लोहा माना जाता है। लेकिन आज हम आजाद हैं तो आजाद है भैया। चलिए ये पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम संघवाद, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फेडरलिज्म। ठीक है, तो पार्ट 3 में आगे पढ़ते हैं इसके बाद से। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।